आर्य राजस्थान इतिहास की सीरीज अपनी चल रही है और इसमें 1857 की क्रांति को हमने आरंभ कर दिया था। इस क्रांति की पृष्ठभूमि हमने देख ली और एक स्टार्टअप ले लिया था कि क्रांति से पहले कहाँ कहाँ राजस्थान के अंदर जनता का विद्रोह, राज परिवार के विरुद्ध जो शोषणकारी नीतियां अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरुद्ध किस प्रकार से असंतोष भड़का था। हमने 1824 ईस्वी से उन चीज़ों को देखा था। इस एपिसोड में अब हम विधिवत तरीके से, तो खैर हम अध्याय को आरंभ कर चुके हैं, लेकिन अब मैं एक स्टार्टअप आप बिल्कुल फुल फ्लैश में इस चैप्टर को ले रहा हूँ। हम लोग देख चुके थे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में हो चुका था। वहां से खबर राजस्थान में, अब चूंकि दोबारा एक बार देख लीजिएगा, राजस्थान में नसीराबाद छावनी के अंदर, नसीराबाद छावनी, उसके बाद नीमच छावनी, फिर आप ब्यावर छावनी, फिर आप जो देवली छावनी के अंदर जो है टोंक में, फिर आप आ जाइए खेरवाड़ा, ठीक है साहब, और फाइनली आप आ जाइए एरनपुरा। तो ब्यावर के अंदर क्रांति कभी नहीं भड़की, खेरवाड़ा में क्रांति नहीं भड़की, नसीराबाद में 28 मई को सबसे पहले क्रांति का आरंभ होता है, फिर 3 जून को क्रांति का आरंभ होता है देवली के अंदर 4 जून को, और एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 2 छावनियां इस क्रांति से बची रही थी। तो कुल मिलाकर हमारा जो कहना है वो ये है कि 28 मई 1857 ईस्वी को, याद रखिएगा, राजस्थान में क्रांति का आरंभ होता है। आइएगा आरंभ करते हैं अपनी बात को। राजस्थान में क्रांति का आरंभ, तो राजस्थान में क्रांति का जो आरंभ होता है, पहली बात तो वो होता है कहां से, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है, नसीराबाद छावनी से, ठीक है साहब। जिस तारीख को क्रांति का आरंभ होता है वो तारीख है 28 मई 1857 ईस्वी। जिस टुकड़ी के द्वारा इस क्रांति का आरंभ किया जाता है, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वो 15वीं NI टुकड़ी थी, 15th नेटिव इन्फेंट्री, और आप लोग जानते हो कि 15th नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी, असल में वो टुकड़ी अजमेर से ट्रांसफर की गई थी, ठीक, क्योंकि इस टुकड़ी में ज़्यादातर बंगाली सैनिक थे। तो यहाँ पर 28 मई 1857 ईस्वी को 15th नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी के द्वारा इस क्रांति का आरंभ किया, और इस टुकड़ी के सैनिक बख्तावर सिंह के द्वारा, ये बात भी याद रखिएगा, ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण है, सैनिक बख्तावर सिंह के द्वारा इस क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से किया गया, जो कि 15वीं NI टुकड़ी का, याद रखिएगा, सैनिक था। अच्छा, चूंकि जो चर्चित नारा था वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लेकिन ये नारा अभी तक नहीं आया था, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये नारा एरनपुरा छावनी के अंदर जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी नियुक्त थी उसके दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद के द्वारा ये नारा दिया गया था। लेकिन भाई, नसीराबाद के बाद क्रांति का आगाज नीमच में, फिर देवली में, फिर एरनपुरा में होगा, तो ये नारा एरनपुरा के सैनिकों द्वारा बाद में दिया गया है। लेकिन दिल्ली वाली बात यहाँ क्यों है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में, जब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में जब क्रांति का आरंभ हुआ था, तो 2 दिन बाद यही सैनिक 12 मई, मेरठ के जो विद्रोही बागी सैनिक थे, सिपाही थे, ये 2 दिन बाद 12 मई 1857 को दिल्ली जा चुके थे, और उन्होंने बुजुर्ग बादशाह, निर्वासित बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नायक नेतृत्व सौंप दिया था, उसकी इच्छा के विपरीत। शुरुआत में वो में तैयार नहीं होगा मेंटली, लेकिन जब उसे लगा कि क्या पता हमारे पुराने दिन वापस आ जाएं, बहाल हो जाएं हमारे अधिकार, और हम पुनः राज करें हिंदुस्तान की मिल्कियत पर, जो कभी परचम लहराया करता था बाबर के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, मोहम्मद शाह रंगीला आदि आदि,
बहरहाल मैं नसीराबाद की बात करूं तो 28 मई को यह क्रांति का आरंभ हो गया। असल में क्या होता है, विद्रोही सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया, जो इस छावनी में जो ब्रिटिश तोप खाना था आर्टिलरी का, और जो अंग्रेज अफसर बागियों की विद्रोही कार्यवाही में मारे गए उनका नाम है न्यूबरी, कर्नल वैनी एवं कर्नल स्पॉटिसवुड, याद रखिएगा। तो यहां पर मारे गए अंग्रेज सैनिक, कहां पर, याद रखिएगा, आपके राजस्थान नसीराबाद में। जो मारे गए अंग्रेज सैनिक हैं वो हैं न्यूबरी, कर्नल वैनी एवं कर्नल स्पॉटिसवुड, याद रखना। आराम से आप यहां तक की बात को ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। एवं कर्नल स्पॉटिसवुड, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली क्रांति आरंभ होगी, लेकिन फिलहाल आप यहां तक की बात को देख लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं। ये राजस्थान में क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से होता है। इसके बाद ये आंच धीरे धीरे फैलती है और कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर जो एक छावनी स्थित है, जो बार बार मैं कह रहा हूं, उस जमाने में राजस्थान के अंदर मानी जाती थी नीमच छावनी। द्वितीय जो नंबर आता है वो आता है नीमच छावनी, ऐसा कि आप उधर चार्ट में देख रहे हैं। तो फिर क्रांति का आरंभ होता है नीमच छावनी से। नीमच छावनी में याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण घटना घटती, मैं पहले उसका जिक्र कर दूं। मोहम्मद अली बेग एक घुड़सवार था यहाँ पर नीमच के अंदर। जब नीमच में जब क्रांति भड़क गई, या संभवतः कुछ दिन पहले असंतोष का स्वर तो हो ही चुका था, तो ब्रिटिशर्स ने पूरा प्रयास किया अपनी अपनी छावनी में नियंत्रण और अनुशासन सिपाहियों के बीच में बनाए रख सकें, लेकिन वो नाकाम रहे। तो यहाँ का जो कमांडेंट था कर्नल एबोट नीमच का, उसने मोहम्मद अली बेग नामक सिपाही को उसकी शपथ, जब उसने सेना में भर्ती हुआ था तो वो शपथ याद दिलाई कि तुमने ब्रिटिश ताज के प्रति हर हाल में, हर सूरत में वफादार रहने की शपथ कही थी। जब कर्नल एबोट ने इस शपथ की याद दिलाई मोहम्मद अली बेग को, तो मोहम्मद अली बेग ने बड़े तमकते हुए इस बात को पूछा कि जब आप लोगों ने अवध की रियासत, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ जो धोखा किया, क्या वो सही था? क्या वो न्याय संगत था? आपने उनकी बेगमों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वाजिद अली शाह और उसके पूरे परिवार के साथ जो आपने किया, अवध राज्य के साथ जो आपने किया, क्या वो न्याय संगत था? यदि नहीं तो माफी मांगो, और हाँ तो मैं जो कर रहा हूं वो भी न्याय संगत है। ये कहकर मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को गोली से जा फोड़ा। तो यहाँ पर नीमच छावनी में क्रांति का आरंभ होता है, याद रखिएगा 3 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ पर जिसने क्रांति का नेतृत्व किया, नसीराबाद में तो आप लोग देख चुके हैं बख्तावर सिंह, लेकिन नीमच छावनी में जिसने क्रांति का नेतृत्व किया वो है हीरा सिंह। और जिस सैनिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम लिख देता हूं, घटना मैंने आपको बतला दी तो प्रसंग आपको याद रहेगा। मोहम्मद अली बेग जिसने कर्नल एबोट को, याद रखना, अवध के बारे में धिक्कारते हुए गोली मार दी थी। क्लियर है साहब? अब यहां पे क्रांति भड़की, समझ में आ रही बात आपको? क्रांति भड़कने के बाद ही रात्रि में यह क्रांति भड़की और नीमच छावनी से सैनिक निकलकर, याद रखना, देवली की तरफ प्रस्थान कर गए। असल में वो जा तो दिल्ली रहे थे, जा तो वो दिल्ली रहे थे, लेकिन मार्ग में देवली पड़ा, देवली की छावनी को लूटा और देवली के जो कोटा कंटिंजेंट यहाँ पर टुकड़ी थी देवली के अंदर, उसके सैनिक भी बागी हो गए, इन नीमच से आए हुए सिपाहियों के साथ मिल गए। इसके बाद फिर ये आगरा दिल्ली की तरफ आगे कूच करते हैं। अब इधर क्या होता है
याद रखिएगा, 40 जो अंग्रेज थे इस छावनी से जो अपनी जान बचाकर भागे, 40 अंग्रेज जिनमें स्त्री पुरुष दोनों थे। समझना सारी बात को। ये जब क्रांति भड़की 3 जून को, तो कुछ वैसे तो अंग्रेज मारे गए, लेकिन 40 अंग्रेज यहां से जान बचाकर भागे, और वो छुपते छिपाते ये, और मैं आपको अच्छे मतलब एक तथ्य बतला दूं, 57 की क्रांति के दौरान हमारे यहां पर एक महान सामाजिक वर्ग जाति है गुर्जर। 57 की क्रांति के दौरान जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी वो जाति थी, या दोबारा बोल रहा हूं मैं, एक योद्धा नहीं, एक जाति, पूरी जाति के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, वो थी गुर्जर जाति। और यह भी आपको बतला दूं, इस क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर जो अमर नायक है 1857 क्रांति का, वो मंगल पांडे नहीं है, धन सिंह गुर्जर है, जो मेरठ की छावनी का कोतवाल था। उनके पिता बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, उस पूरे इलाके में सरपंच भी रहे थे। गुर्जर जाति ने दिल्ली से लेकर निकलने वाली जितनी सड़कें थी उनमें एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जहां पर अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित पाते। इवन इस पूरे राजस्थान में भी गुर्जर जाति बहुत प्रभावशाली ढंग से, गुर्जर जाति ने जो हाल किया था अंग्रेजों का, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हर जाति, हर व्यक्ति का यहाँ पर जो यहाँ के मूल है, मैं आक्रमणकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं मुस्लिम वर्ग की बात करूं तो मुस्लिम वर्ग के अंदर भी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपने आप को आक्रमणकारी के रूप में ही देख रहा है। ये बात हमारे समझने वाली बात है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम समय तक जिसने साथ निभाया वो उनके मुंह बोले एक मुस्लिम भाई थे। जब कभी देखेंगे राष्ट्रीय संदर्भ में तो उन पर मैं विशेष काफी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहाँ लगभग हर जाति समुदाय सबका बहुत ज्यादा, तो गुर्जर जाति का बड़ा अंग्रेजों के मन में खौफ कह लो, आतंक कह लो, लेकिन इन लोगों ने अंग्रेजों को जैसे कि तैसे वाली नीति पर मुंह तोड़ जवाब दिया था इस जाति ने। तो आप वैसे आप जानते हो मेरवाड़ा अजमेर वाले एरिया में वैसे बड़ा खौफ है। तो 40 अंग्रेज यहां से भागे और भागकर वो चित्तौड़ के अंदर स्थित एक गांव में पहुंच गए, इसका नाम था डूंगला गांव। सारी बात को समझ लीजिएगा। आप भारतीयता क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है, जरा उसका एक परिचय इस 1857 की क्रांति के दौरान अब आप पाएंगे। तो साहब ये डूंगला गांव पहुंच गए 40 अंग्रेज। डूंगला गांव पहुंचने पर इनको एक साधारण से किसान रुगाराम के द्वारा शरण दी गई। जिला चित्तौड़ में स्थित डूंगला गांव के किसान रुगाराम ने अपने यहां पर इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को अपने यहां पर शरण प्रदान करी। क्लियर है साहब? और इधर क्या होता है, इस नीमच छावनी पे कंट्रोल करने के लिए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को आदेश दिया जाता है ईआईसी के द्वारा। इस समय मेवाड़ का जो कैप्टन है, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है कैप्टन शोवर्स, उसको ये जिम्मा पहुंचाया जाता है। तो कैप्टन शोवर्स के साथ एक मेवाड़ की टुकड़ी को अर्जुन सहीवाल के नेतृत्व में भेजा जाता है। क्लियर है? तो मेवाड़ से नीमच छावनी के विद्रोह को दबाने के लिए, याद रखना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शोवर्स और अर्जुन सहीवाल के नेतृत्व में एक टुकड़ी निकलती है और नीमच पहुंचकर अब वहां पर क्या कंट्रोल करोगे? सैनिक तो पहले निकल चुके हैं। 4-5 जून तक वो नीमच के अंदर स्थिति पर नियंत्रण कर लेती है।
अब ये लाइन इज्जत बचाने वाली बात है कि स्थिति पर नियंत्रण कर लेती है। अरे भाई, स्थिति पर क्या खाक नियंत्रण करोगे? विद्रोही निकल चुके हैं, तुम्हारे अंग्रेज यहां से भाग चुके हैं, तो जो मिला आपने उसी को। ठीक है साहब, सारी बात को समझिएगा। लेकिन अंग्रेजों को, कैप्टन शॉवर्स को, अर्जुन सहीवाल को ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से कुछ अंग्रेज अपनी जान बचाकर, जिनमें स्त्रियों की, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है इन 40 अंग्रेजों में, वो पता नहीं किस दिशा में निकले हैं। अब यहाँ पर स्थिति पर नियंत्रण करने के पश्चात ये जत्था अंग्रेजों का वापस उन बचाने के लिए, तो उनको ये भी खबर मिली होगी कि साहब ये चित्तौड़गढ़ में कहीं शरण लिए हुए, चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में। इधर जो बागी सैनिक थे वो 4 जून को देवली पहुंचे। देवली में लूटपाट हुई, जब तक कि ये मेवाड़ से ये टुकड़ी नहीं पहुंचती उसके पहले देवली में जमकर लूटपाट मचाया, लूटा गया। और वहां के देवली के जो कोटा कंटिजेंट टुकड़ी के जो सैनिक थे वो भी इन नीमच छावनी से आए हुए सैनिकों के साथ, बागी सैनिकों के साथ जा मिले। इसके पश्चात फिर ये दिल्ली आगरा की तरफ आगे कूच कर गए। मतलब कुछ मिला नहीं। अब होता क्या है, कैप्टन शॉवर्स और एक टुकड़ी वापस लौटती है और डूमला गांव पहुंचकर रुगाराम के यहां शरण लिए हुए इन 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को अपनी संरक्षण देती है। ये और बतला दूं, आगे जाकर कंपनी सरकार ने इस क्रांति की समाप्ति के पश्चात इस रुगाराम किसान को उस जमाने में 100 रुपया नगद राशि भेजी थी और एक कुआं खुदवाया था जनता के सहयोग करने पर, जनता के लोक कल्याण हेतु। इस बात को याद रखिएगा, ये बड़े अंदर की बात है, जनरली आपको इतनी गहराई तक तथ्य नहीं दिए जाएंगे। तो 100 रुपये एक प्रकार से मतलब नजराना या इसको सम्मान दिया गया था कंपनी EIC के द्वारा रुगाराम डूंगला गांव के किसान को। अब डूंगला गांव से जब इनको एक अपने संरक्षण में ले लिया गया कैप्टन शॉवर्स के द्वारा 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को, तब ये जत्था यहां से निकलता मेवाड़ की तरफ। बीच में शाहपुरा रियासत पड़ती है। शाहपुरा रियासत के राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी ने जब कैप्टन शॉवर्स शाहपुरा तक के नजदीक पहुंच गए तो अपने घुड़सवारों को भेजकर शाहपुरा राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी से दरख्वास्त करी कि आप हमें थके आ रहे इन लोगों को कुछ दिन यहाँ शरण दीजिए ताकि थोड़ा सा ये मेंटली पीस फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें। लेकिन शाहपुरा राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी ने अंग्रेजों को शरण देने से इनकार करते हुए अपने किले के फाटक दरवाजे नहीं खोले, बिना इस परिणाम के परवाह किए हुए कि इसका दुष्परिणाम कितना गंभीर, कितना घातक होगा। जब अंग्रेज रुगाराम को 100 रुपया उपहार में भेज सकते हैं तो फिर वो शाहपुरा की क्या हाल करेंगे। लेकिन संभवतः राष्ट्र भक्ति के रंग में नहाए होंगे राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी। इसलिए मैंने आपको कहा था, संपूर्ण क्रांति के दौरान राजपूताने में एकमात्र राजपूत नरेश जिसने अंग्रेजों का साथ देने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, वो थे शाहपुरा रियासत और वहां के महाराजा राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है सर। मेवाड़ फिर जब यहाँ से जब इनकार हो गया, अभी तो क्या करते हैं अंग्रेज, इतने से अंग्रेज इस रियासत से क्या टकराते। लेकिन ठीक है, फिर ये उदयपुर पहुंचते हैं और उदयपुर के अंदर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह कैप्टन शॉवर्स और इन 40 अंग्रेजों को जग मंदिर महल जो पिछोला झील में स्थित थे वहां पर इनको शरण देते हैं, सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह भी इस स्थिति में संपूर्ण राजपूताने के प्रथम नरेश के रूप में सामने आते हैं। प्रथम नरेश जिसने सबसे पहले अंग्रेजों को सहायता मुहैया करवाई विद्रोहियों के विरुद्ध। आइए नेक्स्ट फिर अपन अपनी बात को और उठाते हैं। यहाँ तक की तो बात अपनी हो गई। मैं एक बार स्क्रीन आउट हो जाता हूँ ताकि कुछ सेकंड्स के लिए आप तुरंत इस बात को ठीक से देख लें, समझ लें, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आपके सामने लूंगा। आराम से आप यहाँ तक की बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए। राइट, आ जाइए। तो अभी तक का जो सीन आपने देखा फिर उसको समझ लीजिएगा एक बार कि नीमच के अंदर 3 जून को क्रांति भड़कती है
और नीमच से जो बागी सैनिक होते हैं वो 4 जून को देवली छावनी पहुंच जाते हैं, देवली छावनी को लूटते हैं और फिर यहां से ये आगे दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। नीमच छावनी से निकलकर भागे जो 40 अंग्रेज हैं जिनमें स्त्री पुरुष है, इन्हें डुमला गांव के किसान रूगाराम के द्वारा शरण दी जाती है। आप लोगों ने समझ लिया, सिर्फ एक माइंड में लेकर बात खत्म कर रहा हूं मैं। इधर नीमच पर स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए मेवाड़ पीए कैप्टन शोवर्स प्लस मेवाड़ टुकड़ी का फौजदार अर्जुन सहीवाल नीमच पहुंचता है और नीमच पहुंचने के पश्चात यही टुकड़ी फिर डूंगला गांव पहुंचती है, 40 अंग्रेजों को अपने शरण में लेती है और मेवाड़ की तरफ निकलती है। मार्ग में शाहपुरा राजाधिराज लक्ष्मण सिंह ने कैप्टन शॉवर्स को सहायता देने से इनकार करते हुए शाहपुरा दुर्ग के दरवाजे फाटक नहीं खोले। काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है, याद रखिएगा। बाद में जब ये मेवाड़ पहुंचे तो मेवाड़ पहुंचने के पश्चात इन अंग्रेजों को, याद रखिएगा, पिछोला झील स्थित जग मंदिर महलों में रुकवाया गया। किसके द्वारा? यह बात भी याद रखना, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इनको, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, कहां रुकवाया गया? पिछोला झील में। इस प्रकार से 2 बातें आपके सामने निकल कर आ रही है। रिपीट कर देता हूं मैं। संपूर्ण राजपूताने का प्रथम राजा जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और अपने किले के दरवाजे नहीं खोले, ये किला था शाहपुरा। ये राजा था राजाधिराज लक्ष्मण सिंह जी। एवं राजपूताने का प्रथम राजा जिसने सबसे पहले अंग्रेजों को सहायता दी और अपने यहां उन्हें रुकवाया, ये रियासत थी मेवाड़। ये राजा था महाराणा स्वरूप सिंह और जिस स्थान पर रुकवाया वो स्थान था पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महल। क्लियर है? यहां तक की बात को ढंग से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर कहानी में आपके सामने अगला जो प्रसिद्ध केंद्र रहा इस विद्रोह का, वो था आउवा। उसकी चर्चा करूंगा। पहले यहां तक की बात को आप, चलिए मैं थोड़ी सी बात और कर लूं। अब देवली के पश्चात जो मामला जाता है वो जाता है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी में मैंने पहले ही कहा कि जोधपुर लीजियन टुकड़ी नियुक्त थी।
याद रखिएगा, एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन टुकड़ी थी। इसको निकट के किसी ठिकाने के ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। लेकिन जोधपुर लीजन टुकड़ी बड़ी समझ में आ गई कि हमें अंग्रेज अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाए हुए हैं, हम क्यों अपने लोगों को मारें। तो जोधपुर लीजन टुकड़ी की जब अंतरात्मा जागी, जब इनका राष्ट्रीय स्वाभिमान जागा, तो दफेदार, इस जोधपुर लीजन टुकड़ी के दफेदार मोती खां प्लस सूबेदार शीतल प्रसाद ने नारा दिया, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। क्लियर? यहां जाके नारा दिया गया क्योंकि दिल्ली 12 मई 1857 को तमाम क्रांतिकारियों की उम्मीद और आशा का केंद्र बन चुका था। जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो इन लोगों ने विद्रोह को दबाने के स्थान पर जोधपुर लीजन टुकड़ी ने दिल्ली का मार्ग पकड़ लिया और बीच में आ गया आउवा ठिकाना। अब आउवा ठिकाने की कहानी इस समय कुछ और चल रही थी। असल में आउवा ठिकाने का जो ठिकानेदार है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। सारी कहानी को समझना, मजा आएगा। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का झगड़ा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का विवाद अपने अधिकारों की बहाली को लेकर। वैसे तो आउवा ठिकाना जिला पाली में पड़ता आजकल, लेकिन उस जमाने में कोई जिले तो थे नहीं, मारवाड़ रियासत का हिस्सा था और मारवाड़ रियासत पर इस समय महाराजा तख्त सिंह राठौड़ का शासन था। और आउवा जोधपुर रियासत के प्रथम श्रेणी के ठिकानों में प्रमुख स्थान रखता था, प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार था। तो कुछ विवाद होगा तख्त सिंह जी के साथ, और तख्त सिंह जी ने आउवा ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत के अधिकारों में कटौती कर दी। इस बात को लेकर राजा और सामंत के बीच में तनातनी चल रही थी, गर्मागर्मी का माहौल था, विवाद था। अब यह विवाद रंजिश सशस्त्र संघर्ष में कब बदल जाए कोई टाइम मतलब वक्त नहीं लगता है, क्योंकि दोनों के पास अपने दल बल है। भले आउवा की शक्ति कम है लेकिन मनोबल तो उतना ही है भाई, खून तो वही है। इसी समय कंपनी से बगावत करने वाली टुकड़ी जोधपुर लीजन टुकड़ी, जिसके नेतृत्व में दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद थे, जब वो दिल्ली जा रहे तो मार्ग में आ गया आउवा ठिकाना। ये लोग आउवा ठिकाने में रुके, मालूम चला भी कहां कैसे किया। तो कुशाल सिंह चंपावत को ये अवसर स्वर्णिम अवसर के रूप में नजर आया। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसी भी सूरत में इन बागी विद्रोहियों को EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नहीं लेना चाहता था। वो इनकी शक्ति का उपयोग करना चाहता था सिर्फ महाराजा तख्त सिंह को डराने के लिए। लेकिन यह एक बड़ी भूल, बड़ी चूक हो गई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से कि ये बागी सैनिकों के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था बगावत का EIC के विरुद्ध। तो इसके जो सहयोगी होंगे उन्हें भी कंपनी उसी रूप में देखेगी। दूसरी बात, कंपनी का वफादार है महाराजा तख्त सिंह जोधपुर रियासत, तो हर हालत में नुकसान कुशाल सिंह चंपावत का जबकि कुशाल सिंह चंपावत का कोई इंटेंशन नहीं था कंपनी से लड़ने भिड़ने का। लेकिन कई बार आप क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक्ट किस भावना, किस उद्देश्य से लड़ा जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं और उसको समझा क्या जा रहा है आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वार्तालाप का केंद्र वक्ता के मुख में नहीं, श्रोता के कानों में होता है। तो जब इस क्रांति को
इस क्रांतिकारियों को, इन विद्रोहियों को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपने यहाँ शरण दी। और स्वाभाविक है, विद्रोहियों को तो जरूरत है खाने पीने रसद सामग्री की, भाई वो तो झंडा परचम लहरा के जा रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय का साथ देने के लिए। लेकिन इसमें लपेटे में आ गया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आगे क्या हुआ? क्या ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के गुस्से से बच सका? क्या वो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह से अपने अधिकारों की बहाली करवा सका? क्या जोधपुर लीजन टुकड़ी के बागी सैनिक उसके ऊपर बोझ बन गए? क्या अंग्रेज कहर बन के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पर टूट पड़े? या ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कैपेबल थे? उन्होंने युक्ति बुद्धि का सहारा लेकर, कूटनीति का सहारा लेकर कंपनी सरकार और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को दबाकर अपने अधिकारों की बहाली करवा दी और बागी सिपाहियों के साथ भी निजात पा ली। या मैं यूं कहूं, बागी सिपाहियों का क्या हुआ, जो जोधपुर लीजन टुकड़ी के जो बागी सिपाही थे। इंतजार कीजिए इन तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार।